हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। ये डिप्लोमा और आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें हम बिल्डिंग सर्विसेज के पार्ट को कवर करेंगे और आज ये बिल्डिंग सर्विसेज का पहला लेक्चर होगा। टुडे वी विल डिस्कस द वेरी फर्स्ट टॉपिक अंडर बिल्डिंग सर्विसेज विच इज़ पैसिव डिज़ाइंस। तो बिल्डिंग सर्विसेज में हम जो पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है पैसिव डिज़ाइन। पैसिव डिज़ाइन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके तरीके क्या क्या होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पैसिव डिज़ाइन क्या होता है, तो पहले पॉइंट में हम रीड करते हैं, पैसिव डिज़ाइन इज बेस्ड अपॉन क्लाइमेटिक कंसिडरेशंस। इसका मतलब है पैसिव डिज़ाइंस क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। मतलब कौन से जगह पे कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है, क्लाइमेट है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो एनबीसी सबको पता होना चाहिए, नेशनल बिल्डिंग कोड होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के हिसाब से देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें इंडिया को ये 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है, क्यों डिवाइड किया है। जब ऑलरेडी देयर आर स्टेट्स में डिवाइडेड है इंडिया, तो क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें डिज़ाइन करने के लिए कुछ थंब रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो हम क्लाइमेट अलग अलग होंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ पे कैसे थंब रूल्स फॉलो होने हैं। क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे बनानी है, इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे और बाद में जो थंब रूल्स हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ हॉट एंड ड्राई। आप मैप में भी देख सकते हैं, जो रेड रीजन है वो हॉट एंड ड्राई का है, जो जनरली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का पोर्शन है, जहाँ पे राजस्थान पार्ट ज़्यादा आता है। सो नाउ सेकेंड वन इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म एंड ह्यूमिड यानी कि ये वो पार्ट है जहाँ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया आता है, मोस्टली द साउथ डेक्कन प्लेट्यू पोर्शन, जो साउथ का डेक्कन प्लेट्यू पोर्शन होता है वो। और आप देख सकते हो मैप में जो डार्क येलो पोर्शन है उसमें अलोंग द सी कोस्ट, मतलब जो सी के पास वाला एरिया होता है, यहाँ जनरली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास का रीजन है। अब इसमें जो नाम है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी जो कि सी है उसके पास होता है, तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। और ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है, जिसका मतलब है जहाँ मॉइस्चर और वाटर वेपर का प्रेजेंस ज्यादा हो वो। तो ये है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट इज कंपोजिट क्लाइमेट, जो कवर करता है नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू का पोर्शन, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड ऑल द यूपी बिहार पोर्शन इंक्लूडिंग दिल्ली, ये सब कवर होता है। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में आप एक्चुअली इसके लिए मैप में देखो तो पिंक वाला पोर्शन जो सबसे स्मॉल ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया का कवर करता है, बहुत कम रीजन इसके अंडर में आता है, जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बंगाल का पार्ट। सो लास्ट जो क्लाइमेट है वो है कोल्ड। तो कोल्ड सबको पता होगा, जो हिमालयस का पोर्शन कवर करता है, और मैप में देखेंगे तो ब्लू एरिया। तो ये 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं अकॉर्डिंग टू एनबीसी 2016। एनबीसी 2016 को आप नेट पे भी देख सकते हैं, उसके बारे में उसका एक पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप रीड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब ये जो फैक्टर्स क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट के, वो आपके हिसाब से कौन से 2 फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं जिन पे ये 5 डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकंड है ह्यूमिडिटी। अब ये 2 फैक्टर ही क्यों कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ये दोनों फैक्टर्स ही ड्रास्टिकली चेंज होते रहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए। तो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीज फैक्टर्स, लेट्स मूव ऑन टू द थंब रूल्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक जोन्स। तो अभी क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे हॉट एंड ड्राई। तो हॉट एंड ड्राई के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, बट जो कॉमन पॉइंट है वो हम देखते हैं। वो क्या होता है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होता है टू मिनिमाइज द हीट इंक्रीज। मतलब हम कम से कम हीट को अपने बिल्डिंग के अंदर ला सकें, जिससे कि कम गर्मी हो। गर्मी कम करना हमारा मेन फोकस होगा अभी।
तो ये मेन पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए हम ऐसे कौन सी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे गर्मी कम हो सके। इसके बारे में सोचेंगे तो आई वांट कि आप लोग भी सोचें साथ साथ में वीडियो के चलते चलते, तो और भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। तो पहला पॉइंट जो होगा वो है लेस फेनेस्ट्रेशंस या लेस ओपनिंग्स। तो लेस ओपनिंग्स मतलब कम से कम हम अपने बिल्डिंग को ओपन रखें जहाँ से हीट का इनटेक होगा। सेकेंड हो सकता है इंसुलेशन ऑफ वॉल्स या फिर थिक वॉल्स। मतलब हम अगर मोटे वॉल्स देंगे, ज़्यादा थिक वॉल्स देंगे तो इजीली इनटेक नहीं होगा, इजीली हीट अंदर नहीं आएगी हमारे घर में या रूम्स में। सो नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल शेडिंग। अब म्यूचुअल शेडिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। So let us suppose there are two buildings like this, and जब भी रोशनी मतलब सन का लाइट वहाँ से पड़ेगा तो शेडो क्रिएट होगा। तो जो दो बिल्डिंग से बीच में उनका म्यूचुअल शेडिंग होता है दोनों का, उससे जो शेडो मिल रहा है वो शेडिंग, ये म्यूचुअल शेडिंग कहलाती है। अब और भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि शेडिंग डिवाइसेस। अब शेडिंग डिवाइसेस डिज़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंगली, वो हम आगे देखेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज प्रोवाइड करना। हम अगर बिल्डिंग के आसपास वाटर बॉडीज प्रोवाइड कर दें सच एज स्मॉल पॉन्ड्स और स्मॉल फाउंटेन्स, तो उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। So the next one comes high ceiling. High ceiling we will discuss. हाई सीलिंग्स का मतलब तो वही है कि सीलिंग थोड़ा ज़्यादा ऊंची हो, उसको हम अभी डिज़ाइन उसको ड्राइंग के थ्रू समझेंगे। और उसके बाद हम रूफ टॉप गार्डन्स दे सकते हैं या फिर टेरेस गार्डन्स, ये आप लोगों ने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स में। तो पहले हम हाई सीलिंग्स को समझ लेते हैं। हाई सीलिंग जनरली लेट अस सपोज कि एक रूम है जिसका सीलिंग थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मतलब आप लोग सोच सकते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। अब क्या होगा कि जब सीलिंग पे सनरेज पड़ेगी तो वो गर्म होगा। अगर सीलिंग ज़्यादा नीचे हुआ तो इजीली वो ह्यूमन तक पहुंच जाएगा गर्माहट। और अगर ऊंचा होगा, तो अभी मैं ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में ऊंचा है, इस एग्जाम्पल में ऊंची है सीलिंग, तो इजीली वो जो गर्माहट उसकी पास होगी ऊपर से स्लैब के थ्रू, वो इजीली हम तक नहीं पहुंचेगी, वहां पे ऊपर ट्रैप हो जाएगी वो हीट। तो उसका इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हीट ऊपर ट्रैप हो जाएगी और इंसान तक नहीं पहुंचेगी। तो ये एक क्राइटेरिया होता है, फॉलो करते हैं इसको भी। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब हम अपने बिल्डिंग को कैसे रख रहे हैं जिससे उसका ओरिएंटेशन सही रहे, यानी कि हमें जो हवाएं और सन के रेज दोनों चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। तो ये जो ड्राइंग है उसमें मैं सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करके ही दिखाया है, एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टली रख के। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए हमें इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट साइड होती है जो कंसिडर करना पड़ता है वो होता है साउथ, क्योंकि साउथ में हमारा सन का ज़्यादा प्रोपगेशन रहता है। तो यहाँ ट्राई किया जाता है कि हम कम से कम ओपनिंग साउथ साइड में दें, और जो भी वॉल्स होंगी वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेटेड होंगी या कैविटी वॉल्स, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बिल्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइड होता है साउथ साइड इंडिया के लिए। मोस्टली द साउथ वेस्ट साइड इज इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड। अपने डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिडर करके डिजाइन करना। अभी हम शेडिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने आगे एक पॉइंट देखा था। तो शेडिंग डिवाइसेस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है एक ब्रेस सोले। ब्रेस सोले इज, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग ऑल्सो सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, BRISSOLE
SESOLEIL इस ब्रे सोलेल। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक आर्किटेक्ट के द्वारा दिया गया है। इट वॉज डिजाइंड बाय आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजियर। ही इज अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट। और इसका मतलब ये होता है, ये इसका मतलब होता है सन ब्रेकर। सन ब्रेकर यानी जो सन की रेस को ब्रेक कर दे किसी जगह पहुंचने से, एक सन ब्रेकर होता है ये। तो अब अपन डिस्कस करेंगे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में। सो दिस विल बी प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। दिस विल बी लास्ट टॉपिक। बट उसके पहले कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, हॉट एंड ड्राई में भी और वार्म एंड ह्यूमिड में भी। तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट होता है कोर्टयार्ड्स। तो कोर्टयार्ड्स दोनों में इंक्लूडेड होते हैं। एंड सेकंड होता है जाली वर्क, जो जाली वॉल्स होती है ना, जालीज आपने देखे होंगे, जाली विंडो में लगे होते हैं या कुछ स्क्रीनिंग में यूज करते हैं वॉल में। तो जैसे हमने हॉट एंड ड्राई में एक फोकस पॉइंट समझा था, तो वैसे ही वार्म एंड ह्यूमिड का एक फोकस पॉइंट है जो कहता है कि इम्प्रूविंग एयर मूवमेंट, यानी कि एयर सर्कुलेशन और एयर वेंटिलेशन का अच्छे से इंक्रीज कर सकें हम। ऐसा डिज़ाइन जिसमें एयर मूवमेंट और एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, मतलब वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हो हमारे इंटीरियर बिल्डिंग्स में। तो वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन के लिए जो मेन पॉइंट है उसमें सबसे पहले आता है क्रॉस वेंटिलेशन। अब ये वर्ड हमने तो अपने उसमें बहुत सुना होता है अपने आर्किटेक्चरल फील्ड में, बट इसको समझ लेते हैं। मतलब सपोज करते हैं ये एक रूम है, उसमें 2 ऐसे विंडोज़ हैं। तो अगर एयर सर्कुलेशन हो रहा है, एयर मूवमेंट लेफ़्ट साइड से आ रहा है, तो वो इजीली यहाँ से पास ऑन हो जाएगा। तो ये होता है विंडवर्ड डायरेक्शन से लीवर्ड्स जाना। तो ये पॉइंट ये बहुत ही ईजी है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसे अचीव करने के लिए कई जगह पे विंड टनल्स भी दिए जाते हैं। विंड टनल्स यानी कि टनल्स होती हैं जो खाली छोड़ दी जाती हैं, उसमें से हवा एयर का पास ऑन होता है, जिसको ब्रीज वेज भी बोलते हैं। ब्रीज वेज यानी अनइंटरप्टेड पैसेज वेज फॉर एयर मूवमेंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो उसमें ये होता है कि एक ऐसा पैसेज जो एयर मूवमेंट के लिए है, जहाँ पे कोई और इंटरप्शंस ना हो, वैसा पैसेज, इसको ब्रीज वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जितनी भी टेक्निक्स और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव टेक्निक्स हमने आज डिस्कस की। तो इसके आगे के जो भी पैसिव डिज़ाइन फैक्टर्स बाकी हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूँगी, तो उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।